Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles that we are discussing today. So the first article is on the Hindi books of MBBS course. So यहाँ पर this topic is related to the National Education Policy. So यहाँ पर बात करेंगे NEP के ऊपर, NEP क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, as well as NEP में क्या क्या principles हैं, क्या क्या challenges हैं, वो भी देखेंगे in our first article. The second article is related to two aspects. The one is the relation of India and China, that is the bilateral relations, उसे trace करने की कोशिश करेंगे. Then in the second aspect देखेंगे ये कौन से light battle tanks के ऊपर बात करें, जहाँ पर जो battle tank है जोरावर के बारे में बात करेंगे, उनके importance के बारे में बात करेंगे in our second article. The third article is regarding the aspects of CBI. तो जब भी CBI की बात करते हैं, CBI इज ऑफन सराउंडेड विद पॉलिटिकल डिबेट एंड कंट्रोवर्सीज, बट उन डिबेट्स पे ना जाकर हम लोग जो बेसिक्स है CBI को वो देखेंगे. CBI कैसे फॉर्म हुआ, CBI क्यों फॉर्म हुआ, एज वेल CBI में कौन से चैलेंजेस हैं, क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए गए थे उन चैलेंजेस को ओवरसी उसे हटाने के लिए. द सेम टाइम उन रिकमेंडेशंस में से कौन से रिकमेंडेशंस हम लोग रिफॉर्म किए हैं, इंप्लीमेंट किए हैं, दैट ऑल्सो थिंग्स वी डिस्कसिंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. The fourth one is on the G20 presidency. So यहाँ पर बात करेंगे G20 क्या है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है G20 ग्लोबल सिनेरियो में, इंडिया का क्या रोल है, प्रेसिडेंसी को कैसे चूज करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, all these things would be in our fourth article. The fifth article is relating to an report coming out of GEM, that is the Global Energy Monitor. So यहाँ पर स्टार्ट करेंगे GEM है क्या, क्यों फॉर्म हुआ था, मिशन क्या है, उस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए वो कैसे कैसे रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं. उसके बाद देखेंगे द रिसेंट रिपोर्ट जहां पर जीएम ने पर्टिकुलर कमेंट्स दिए हैं. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सिक्स्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज ऑन द हिंदी बुक्स ऑफ एमबीबीएस कोर्स. अब ये जो एस्पेक्ट्स है दैट इज रिलेटेड टू आवर एनईपी. अब यहाँ पर जो बेसिक्स है एनईपी के लिए वो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर 3rd October वीडियो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कंटेंशियस एंड वेरी डिबेटेबल टॉपिक और ये रिपीटेडली न्यूज़पेपर में कवर किए जा रहे हैं, एंड दैट ऑल्सो वी हैव कवर्ड इन आवर 3rd October वीडियो. सो यहाँ पर द प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी, जो हिस्टोरिकल कॉनोटेशंस ओवर द ईयर्स, कौन से रिकमेंडिंग बॉडीज बने थे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और कौन से बॉडी ने एनईपी सजेस्ट किया था, एंड द सेम टाइम एनईपी में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से चेंजेस हैं जो कि ला रहे हैं. And as well as on that we have covered the challenges of that, क्या क्या challenges हैं NEP के implementation के लिए, that also we have covered in great details in our 3rd October video. So please refer to the video so that you have a critical understanding of this topic. That is very important for means preparation. With that, now let's move to our next article, that is on two aspects. The one is the relation of India and China, and the second aspect is on the light battle tank, जहाँ पर बात करेंगे light battle tank जोरावर के ऊपर. So let's start with the first aspect, that is on the relationship with India and China, जो कि ज़रूरत बनाया कि light battle tanks लानी चाहिए. वो ज़रूरत है that is coming out of the relations of India and China that has evolved over the years. So let's see the tracing of India and China bilateral relations. और इंडिया और चाइना के जो bilateral relations हैं, it started on the moment when PRC was established. As soon as PRC was established in the year 1949, जो bilateral relations हैं वो काम करने लगे, because we are sharing a very long boundary with China. So ऐसे country के साथ bilateral relations रखना, diplomatic relations रखना, it was a necessity for India. इसीलिए India was the first non-communist country to establish an embassy in PRC. और ये जो स्टेप था इट वाज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस, इट वाज ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, जो है सिग्निफिकेंस जो है इसका वो काफ़ी बड़ा था. क्यों? बिकॉज इंडिया वाज द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्री, एंड ये उस टाइम की बात हो रही है जब देयर वाज अ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड द ईस्टर्न कंट्रीज. ये जो आइडियोलॉजिकल डिवीजन है दैट वाज देयर, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म इसके बीच में. और उस टाइम पे इंडिया ने एक्सेप्ट किया, इंडिया वाज द फर्स्ट कम्युनिस्ट कंट्री, नॉन कम्युनिस्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश एम्बेसी इन पीआरसी. सो इट इज़ अ स्टेप ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस. इसके बाद India and China had opened its diplomatic relations in the year 1950. That means India ने चाइना में अपना एम्बेसी खोला और चाइना ने इंडिया में अपना एम्बेसी खोला, and they started to have bilateral talks, had all state level talks. So that diplomatic relation opened in the year 1950. इसके बाद we also had पंचशील, जिसे कहते हैं 5 principles of peaceful coexistence in the year 1954.
But even though this document was very important, but there were some flaws. इसके implementation जो है that was not fruitful, and to substantiate that we had the first Sino-India conflict in the year 1962. So this showed that there were some issues on implementation of Panchsheel. Panchsheel जो है it was a very good principles. जो 5 principles it is very good, but उन 5 principles को implement करना that was not fructified, और इसकी वजह से we had the Sino-India conflict in the year 1962. और जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे ही इंडिया चाइना वार हुआ, इट वाज अ सेटबैक टू द बायलैटरल रिलेशंस. बायलैटरल रिलेशंस वेंट डाउनहिल. और क्योंकि ये डाउनहिल हुआ, इसे वापस रिवाइटलाइज करने के लिए, इसे वापस रिवाइव करने के लिए वी हैड द फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट लेवल टॉक्स इन द ईयर 1992, जहां पर प्रेसिडेंट आर वेंकटरामन चाइना गए और वहां पर जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो वापस रिवाइव करने की कोशिश की. इसके बाद वी ऑल्सो हैड द एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. Now this agreement is of very importance. क्यों? क्योंकि as of now also we are having disturbances with China in the LAC itself, और उसके लिए we had an agreement signed way back in 1996. इसके बावजूद भी we are having issues, जहाँ पर इस agreement में mention है कि कौन से measures हम लोग लेंगे, कौन से confidence building measures हम लोग लेंगे, ताकि जो relations हैं वो disrupt ना हो, relations को हम लोग revive कर पाए, उसे और strengthen कर पाए. पर इसके बावजूद भी हम लोग के बीच में काफ़ी सारे मिसअलाइनमेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी सारे इश्यूज हो रहे हैं. सो दैट इज़ वाई दिस एग्रीमेंट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज ऑफ नाउ. बट इसके बावजूद भी ड्यूरिंग द न्यूक्लियर टेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो पोखरान टेस्ट है विच हैपन इन द ईयर 1998, इसके बाद जो रिलेशंस है अगेन हैड एंड सेट बैक बिकॉज इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर कंट्री. और जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ वाले जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर अगेन देयर वाज अ पावर क्लैश, देयर वाज एन आइडियोलॉजिकल क्लैश बिटवीन China and India. So that is the tracing of relations with India and China. और इस tracing को देखकर we can understand that China has been a trouble for India for quite a long time. और इसी trouble को देखकर जो northern boundaries हैं, जो north eastern boundaries हैं, they are having very strategic importance. जो importance है वो काफ़ी बढ़ गया, और उसी इंपॉर्टेंस को देखकर हम लोग ने वहाँ पर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बनाने के लिए हम लोग ने सोचा. एंड वन ऑफ दिस एस्पेक्ट इज द लाइट टैंक जोरावर. सो बात करते हैं लाइट टैंक जोरावर के ऊपर. सो क्या है लाइट टैंक जोरावर? लाइट टैंक जोरावर इज अ टाइप ऑफ इंडिजिनियस लाइट टैंक. यहाँ पर लाइट टैंक का मतलब इनके जो वेट हैं, वेट काफ़ी कम होते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ लाइट टैंक जोरावर. अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? जो ट्रेडिशनल टैंक्स फॉर एग्जांपल T-72 है या T-90 हैं, जो कि इंडियन आर्मी ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं, दे वे अराउंड 45 किलोग्राम टन्स एंड 46 टन्स. जो 45-46 टन्स जनरली वे करते हैं T-72 या T-90, जो कि जनरली हम लोग परेड्स में देखते हैं, जनरली हम लोग इंडियन आर्मी के वेबसाइट्स में देखते हैं. बट ये जो टैंक्स हैं ये काफ़ी वेट रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसके कारण जो डिप्लॉयबिलिटी है वो काफ़ी कम जगहों में होती है. आप हायर एल्टीट्यूड्स में हेलीकॉप्टर्स में इसे आप डिप्लॉय नहीं कर सकते, इसे आप कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी थिन होता है, तो हेलीकॉप्टर्स वो डिप्लॉय नहीं कर पाते. उतनी कैपेबिलिटीज़ वाले हेलीकॉप्टर्स हमारे पास काफ़ी कम हैं, और इसीलिए ज़रूरत महसूस हुआ कि हमें लाइट टैंक्स बनाने चाहिए, और दैट इज़ वेयर द लाइट टैंक जोरावर कम्स इन. अगर आप कंपेयर करें वेट को, सो T-90 का जो वेट है दैट इज़ अराउंड 46 टन्स, but Zorawar का weight is around 25 tons. So see the vast difference in the weightage between the light tank Zorawar and the T-90. So इसके वजह से because of this light weight, यहाँ पर जो deployability है that is very huge. हम लोग deploy कर सकते हैं in the northern borders, in the high altitude borders. जबकि जो traditional जो tanks है T-90, T-72, because of its very huge weight, इसके कारण हम लोग सिर्फ और सिर्फ deserts और plains में ही focus कर सकते हैं, वहीं पे हैं हम लोग deploy कर सकते हैं. So this is showing कि over the years जो ध्यान रहा है, जो इंपॉर्टेंस रहा है, जो फोकस रहा है, दैट इज़ ऑन दी वेस्टर्न बॉर्डर्स. हम लोग ने नदर्न बॉर्डर्स में काफ़ी कम ध्यान दिया है, वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काफ़ी कम ध्यान दिया है. एंड दैट इज़ वाई लाइट जोरावर इज़ कमिंग टुडे. अगर ध्यान नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पर, नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर पहले से रहता तो लाइट जोरावर जैसे प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोग पहले ही देखते, बट दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर सीइंग. द सेकेंड इशू हियर इज़ कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइट जोरावर ही नहीं ला रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री डेवलपमेंट्स जो है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसे हमने एनहांस करना है. सो लाइट टैंक्स के साथ साथ हम लोग काफ़ी और टेक्नोलॉजीज भी वहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल
we are bringing the loitering munitions, we are bringing the anti-drone capabilities, we are bringing the next generation intelligence surveillance and reconnaissance capacities और capabilities. और ये जो capabilities हैं this works hand in hand, ये hand in hand work करते हैं ताकि जो military infrastructure हैं वो बरकरार रखें, उसे हम लोग बढ़ा पाएँ in the northern borders and the northeastern borders. अब ये जो जोरावर है दिस नेम इज कमिंग फ्रॉम एन लेजेंडरी जनरल, लेजेंडरी एक सोल्जर थे बाय द नेम ऑफ जोरावर सिंह, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के जो किंग थे राजा गुलाब सिंह, वहाँ के रेजिमेंट में एक सोल्जर थे. ही वॉज अ लेजेंडरी सोल्जर और उन्हें रेस्पेक्ट करने के लिए ही ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम दिया गया है जोरावर. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ जोरावर. अब जोरावर का मेन एडवांटेज इज इट्स लाइट वेट, but at the same time it is having various other advantages also. For example, it is having the missile firing capabilities, it is having the counter drone apparatus, it is having the warning systems, it is having a very beneficial, very advantageous power to weight ratio जो कि हम लोग देख चुके हैं. और इसके कारण जो कैपेबिलिटी है, जो एडवांटेज है जोरावर का, दैट इज वेरी ह्यूज. सो इट इज वेरी एजाइल in its deployment. So that is the importance of light tank Zoravar. With that, now let's move to our next aspect, that is on the CBI. अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, जब भी CBI की बात करते हैं, it is often surrounded with controversies. But as an UPSC aspirant, we have to keep mile away from these controversies. और जो basics हैं CBI के, that I have already discussed in our 11th October video, जहाँ पर CBI क्या है, CBI का importance क्या है, CBI क्या रोल प्ले करता है. इसके साथ साथ आई ऑल्सो डिस्कस कि सीबीआई कैसे फॉर्म हुआ था, सीबीआई में कौन से चैलेंजेस हैं एंड कौन से रिफॉर्म्स हैं जो कि लाने की बात की जा रही है, कौन से रिकमेंडेशन बॉडीज हैं जो कि रिकमेंड किए थे. ऑल दिस थिंग्स इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर आई हैव कंपाइल्ड इन आवर 11th October वीडियो इटसेल्फ. सो प्लीज रेफर टू दिस वीडियो सो दैट यू हैव अ वेरी गुड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. विद दैट, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज ऑन द G20 प्रेसिडेंसी. अब यहाँ पर जो G20 है, बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, ये काफ़ी टाइम से रेगुलरली न्यूज़ पे कवर किए जा रहे हैं एंड दैट इज़ वाई वी हैव ऑल्सो कवर दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल्स इन आवर 8 October वीडियो, जहाँ पर G20 क्या है, G20 कैसे फॉर्म हुआ था, क्यों फॉर्म हुआ था, क्या मकसद है G20 फॉर्म करने का, द सेम टाइम G20 कैसे वर्क करता है, G20 में कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन से ट्रैक्स हैं, क्या क्या है ट्रैक्स की इंपॉर्टेंस एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 8th October वीडियो. सो प्लीज रेफर टू दिस वीडियो सो दैट यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द relevance of G20 in the contemporary world politics. With that, now let's move to our next article, that is on a report of this Global Energy Monitor. अब यहाँ पर बात करते हैं starting with Global Energy Monitor. Global Energy Monitor है क्या? So what is GEM? So GEM is a monitor जो कि energy को oversee करता है in a global level. So इसका मकसद क्या है? Its aim is to develop and share information in support of the world wide movement for clean energy. So वो clean energy का जो movement है उसे वो oversee करना चाहते हैं, उसे वो enhance करना चाहते हैं, वहाँ पर help करने के लिए ये डाटा इकट्ठा करते हैं. So इस मिशन को ओवरकम करने के लिए, ओवरसी करने के लिए वो क्या क्या इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो देखते हैं फर्स्ट. सो टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव व्हाट इट डज इज दैट ये डाटा इकट्ठा करते हैं, हर एक कंट्री से रीजन स्पेसिफिक डाटा इकट्ठा करते हैं और उस डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, गवर्नमेंट्स को दिखाने के लिए, सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए वो क्या करते हैं, उसे इंटरेक्टिव टूल्स के थ्रू वो इंटरेक्टिव डाटाबेसेस लाते हैं, रिपोर्ट्स लाते हैं. एंड वन सच रिपोर्ट इज titled Why India's New Coal Mines Won't Solve Its Power Crisis. अब ये जो रिपोर्ट है दैट इज ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ GEM और इसी की वजह से GEM जो है वो न्यूज़ में आ गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया. सो देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या है जिसका टाइटल है Why India's New Coal Mines Won't Solve Its Power Crisis. सो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो पहले देखते हैं. सो इंडिया जो है इज फेसिंग ए टेम्पररी कोल शॉर्टेज और इस कोल शॉर्टेज को, टेम्परेरी कोल शॉर्टेज के लिए उसे कहीं ना कहीं मिटिगेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डेवलप 99 न्यू कोल प्रोजेक्ट्स, 99 न्यू कोल प्रोजेक्ट्स वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो अपनी कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 427 मिलियन टन्स पर ईयर पहुंच जाए. अब ये उस टाइम पे हो रहा है जब इंडिया ने ऑलरेडी प्लेज कर लिया है, इंडिया हैज़ ऑलरेडी प्लेज दैट इट वुड अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070. 2070 में नेट जीरो एमिशंस हम लोग अचीव करेंगे, ये हम लोग प्लेज ले चुके हैं. बट इसके बावजूद भी हम लोग 99 न्यू कोल प्रोजेक्ट जो है वो बनाने के लिए लैंड ऑक्शनिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया है. सो दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट और एस्पेक्ट ऑफ दिस रिपोर्ट. अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, रिपोर्ट में क्या क्या इन्फोग्राफिक्स हैं जो कि दिया गया है.
So the first infographics is on India's coal mines are chronically underutilized. अब यहाँ पर जो बार ग्राफ्स हैं, बार ग्राफ्स इज शोइंग दी कोल माइन कैपेसिटी, हर एक स्टेट में कितना कैपेसिटी है कोल माइंस के वो दिखा रहा है बार ग्राफ्स। और जो ये लाइंस हैं, लाइंस दिखा रहे हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। अगर आप स्टेट वाइज कंपेयर करो सो इट फाइंड कि जो अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी जो है एट इंडियाज एक्सिस्टिंग माइंस वो ज़्यादा है फ्रॉम दी प्रोजेक्टेड कैपेसिटी। दैट मीन्स जितने कैपेसिटी हैं हमारे पास वो हम लोग पहले यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसे हम लोग ऑप्टिमाइज यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसे हम लोग पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको ओवरसी करने के लिए, उसे हम लोग को मिटिगेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, नए माइंस ला रहे हैं। सो जो पहले है हमारे पास फर्स्ट हमें उसे यूटिलाइज करना चाहिए, देन अगर जरूरत पड़े तब नए माइंस लाने चाहिए। बट दिस इज नॉट समथिंग द इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग, दैट इज समथिंग टोल्ड बाय द फर्स्ट ग्राफ। Second graph is showing state-wise the operating capacity and the proposed capacity. Proposed capacity क्या है, जो हम लोग ने बोला कि 99 न्यू कोल माइंस लाने के लिए प्लान कर रहे हैं, सो वहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक कौन से स्टेट्स में है, प्रपोज कैपेसिटी कितना है, दैट इज समथिंग दी सेकेंड ग्राफ इज शोइंग। अगर आप फर्स्ट ग्राफ और सेकेंड ग्राफ को कंबाइन करें सो यू कैन फाइंड सम फ्यू थिंग्स, सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। यहाँ पर अगर देखें, अगर प्रपोज कैपेसिटी के हिसाब से देखें सो पर्टिकुलरली इन ओडिशा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, यहाँ पर मेजर फैक्शन ऑफ द प्रपोज कैपेसिटीज है। प्रपोज कैपेसिटी में से इन तीनों स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है प्रपोज कैपेसिटी। और अगर हम लोग इसको फर्स्ट ग्राफ से कंपेयर करें सो यूड फाइंड कि झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जो यूज कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू दी कोल माइन कैपेसिटी। सो इन तीनों स्टेट्स में जहाँ पर ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं वहाँ पर जो एक्चुअली जो पहले से जो माइंस हैं वही काफ़ी ज़्यादा अंडर यूटिलाइज है, वो अंडर यूटिलाइज है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट जो अंडर यूटिलाइज हैं उसे हम लोग ऑप्टिमल वे में फर्स्ट यूटिलाइज करें और देन अगर ज़रूरत पड़े तब हम लोग नए प्रपोज करें। सो दैट शुड बी द आइडिया हियर, बट द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग सो। The second important thing here is कि जो 40% है of the mine capacity is the weightage, is the ratio at which this mines operate। तो जो ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ हैं यहाँ पर जो माइंस हैं they are operating at their जो unused capacity है वो 40% है। 40% इज द अनयूज कैपेसिटी और उसके बावजूद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा प्रपोज कर रहे हैं। 99 न्यू प्रोजेक्ट्स में मेजर जो स्टेक है वो इन तीनों स्टेट्स में ही जा रहा है। सो दैट वुड बी अ वेरियस restraint, that would be a huge implementation outflow, that would be a flow in these 3 states. So with that, now let's see our next graph. So next graph is showing the depleting rate of the coal reserves। अगर हम लोग coal reserves की देखें, जो ऑपरेटिंग स्ट्रेटजीज हैं एज ऑफ नाउ, जिस रेट से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं उस रेट से अगर हम लोग ऑपरेट करें सो डिप्लीटिंग रेट जो है दैट वुड बी अराउंड टू 2040 तक जो रेट है दैट वुड टच अराउंड 6000 मिलियन टन्स। दैट मीन्स 2070 तक हम लोग आराम से अपने जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल कर सकते हैं यूजिंग दी कोल माइन कैपेसिटी दैट वी हैव एज ऑफ नाउ। बट इसके बावजूद भी हम लोग नए माइंस लाने की बात करें सो देयर आर वेरियस रिपरकशंस फॉर दैट। फर्स्ट रिपरकशन हियर इज कि क्योंकि ज़्यादा जो फैक्शन है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड झारखंड, जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो यहाँ पर वहाँ उन जगहों में हम लोग पॉपुलेशन लाने की बात करें, उन जगहों में हम लोग प्रपोज कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है। दैट मीन्स हमें विलेजेस को हटाने पड़ेंगे। सो अराउंड 165 विलेजेस को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। दैट मीन्स अराउंड हम लोग 87,000 फैमिलीज़ को हम लोग एफेक्ट करेंगे। उसमें से 40 फैमिलीज़ को हमें अलग कहीं पर रिलोकेट करना पड़ेगा। अब ये वो फैमिलीज़ हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ से आते हैं, जो कि ऑलरेडी ही काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इसके ऊपर से उनके लिटरेसी रेट भी काफ़ी कम है और इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें हम लोग नए जगह भेज रहे हैं, उन्हें जो फैमिलीज़ हैं उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो दैट वुड बी ए ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर दोज फैमिलीज। सेकेंड इशू हियर इसकी जो प्रपोज कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 427 मिलियन टन्स पर ईयर, मिलियन टन्स पर एनम। ये जो कैपेसिटी है इनमें से अराउंड जो 37% आएगा दैट वुड बी इन दोज एरियाज, कमिंग आउट ऑफ दोज एरियाज जो कि ऑलरेडी इज फेसिंग हाई रिस्क वाटर जोन्स। तो यहाँ में से 37% इज आउट ऑफ दोज एरियाज जो कि ऑलरेडी हाई रिस्क वाटर जोन्स हैं। और इनमें से जो 54% है, 54% वो जगहों में से आएंगे जो कि एक्सट्रीम वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। दैट मीन्स इन जगहों में जहाँ पर वाटर शॉर्टेज पहले से ही है, काफ़ी ग्रूसम इशू हैं, उनमें अगर हम लोग नए प्रोजेक्ट्स लाएं तो जो वाटर शॉर्टेज है वो और बढ़ जाएगा।
So that is not a very ideal step that the Indian government should go for. That is something the report is saying. So with that clarity in mind, now let's see the questions of the day, the quiz of the day. So first quiz is relating to the 6th mass extinction, where the second quiz is related to the partnership for action on green economy. Now ये जो both these questions are previous year questions, अब इन questions को resolve करें, ये जो questions हैं इनके answers along with the explanations जो हैं we will be providing you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, as well as जो PPT है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया including those infographics you will be getting in the form of PDF and the link of which you will be getting in the video description. So I hope today's analysis was beneficial for you guys. It will be very beneficial to substantiate your mains answers. So keep track of this. और ये जो आंसर्स हैं, ये जो PDFs हैं रेगुलर एनालिसिस के, दैट यू विल बी गेटिंग इन आवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. सो इफ यू हैवंट जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज डू जॉइन. विद दैट आई होप टुडेज वाज रियली बेनिफिशियल फॉर यू गाइस. विल बी वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइस, बट at the same time work hard, study hard, but most importantly stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.